दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था इसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे उनके क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। कल बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये कौन करता है, एक अटॉर्नी जनरल ही करता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। देखेंगे आर्टिकल नंबर 76 के 2 पार्ट के अनुसार जो महान्यायवादी होता है वो अटॉर्नी जनरल कहलाता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद परिणाम पद पर धारण भी रहता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद परिणाम पद को धारण करता है। ऑप्शन आपके साथ में है, तो अब यह मैंने आपको बताया अटॉर्नी जनरल, तो ऑप्शन आप ऐसे ही देख के बता देंगे। तो राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3rd में कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, हाउ टू अपॉइंट अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो कैसे, बाय प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बाय प्रेसिडेंट के द्वारा करते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। ऑप्शन विल बी महान्यायवादी। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 बोलते हैं कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बाय भारत का महान्यायवादी। प्रश्न नंबर 7 होता है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं वो कौन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आपके डी विल बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं 7th इसके पार्ट के बारे में कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी होते हैं। आर्टिकल नंबर 76 के उप सेक्शन 3 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार भी होता है। 8 में आते हैं। देखिए, कहा गया कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं। किसके होते हैं, भारत सरकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 9 में आते हैं निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, वो है आपको महान्यायवादी को। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह है भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, और तो फिर संसद के सदस्य होना ज़रूरी नहीं है, और संसद द्वारा महाभियोग द्वारा जो महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। ठीक है ना। देखिए, प्रेसिडेंट द्वारा जो नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता, वही क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसको उनका नाम सदस्य के रूप में दिया जाता है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु उसमें मत नहीं कर सकता है। आर्टिकल नंबर 88 में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। 76 के 4 में राष्ट्रपति को उसे पदयुक्त करने का अधिकार होगा। इस कथन में जो कथन 1, कथन 2 दोनों सही, जबकि 1, 3 और 4 बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। सबसे पहला है राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर्त हो। दूसरा है महान्यायवादी इतना परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवतरित करेगा। देखिए, संसद अवतरित करेगा ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ही बताता है कि उसको कितनी सैलरी देनी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देखिए, भारत का जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल है वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अहर्त किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अपॉइंट कर सकता है। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद परिणाम पद धारण करेगा और ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो प्रेसिडेंट उसको देगा। ठीक है ना। देखिए, 12 नंबर प्रश्न पे है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है सबसे पहले लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। दूसरा है लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है।
देखिए मैंने आपको बताया था कि बोलने का तो उसका अधिकार बिल्कुल है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, हो ये ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है ना। देखते हैं अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में सदस्यों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग भी ले सकता है, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर यह मत देने का हकदार नहीं है, आर्टिकल नंबर 88 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न नंबर 13 आते हैं। 13 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है, तो वो है आपके भारत के महान्यायवादी में। इसके बारे में आर्टिकल 88 में भी बात करी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि पार्लियामेंट मतलब संसद में किसी सदस्य के सदन के सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। लेकिन निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो भारत के महान्यायवादी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है? तो कौन है? अटॉर्नी जनरल है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अभी हम लोग, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे बोला गया है, हाँ जी वो कार्रवाई में भाग ले सकता है। सभी ऑप्शन पे ध्यान देना है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक गैर संसद के रूप में संसद की कार्रवाइयों में महान्यायवादी भाग ले सकता है। चूँकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव संसद में विचारणीय हो तो उस पर राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता है और उस दौरान, तो इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, इसके बाद नीचे आते हैं तो आता है मुख्य न्यायाधीश या अटॉर्नी जनरल। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो गया डी, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है एक से अधिक, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आपका। प्रश्न नंबर 18 आते हैं कि एक गैर संसद के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल सही है। उसकी कंडीशन है ना कि देखिए वैसे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है सदस्य, लेकिन जब इसके ऊपर महाभियोग लगता है तो वो राज्यसभा के सदस्य पद से वो कंडीशन है कैसी जिसमें वो उसमें क्या कहते हैं संसद के किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 आते हैं कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी और डी, दोनों सही नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 20 की तरफ। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो वो होते हैं कानूनी सलाहकार, जिसको विधि सलाहकार बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है वो है एक न्यायिक सलाहकार, ठीक है ना, सॉलिसिटर जनरल। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 22 की तरफ। देखो कानूनी विषयों पर जो राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है वो है आपका एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एडवोकेट जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। आर्टिकल 165 के 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। 165 के 1 के अनुसार राज्यपाल के प्रशासनिक पद धारण करता है। 165 के 3 के अनुसार राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, महाधिवक्ता, ठीक है ना।
24 है, राज्य सरकार को कानूनी सलाहकार कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। कौन अधिकृत है कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए? तो ये देखिए भारत का महान्यायवादी है। देखो ये बिल्कुल थोड़ा सा डाउट वाला है, लेकिन ये राज्य सरकार को, माफ़ कीजिएगा, राज्य सरकार को है तो महाधिवक्ता है, ठीक है ना। केंद्र सरकार को महान्यायवादी है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहले, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति पर की जाती है। दूसरा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार उच्च न्यायालयों की मूल अपीली तथा सहकारी अधिकारिता होती है। तो उसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट नंबर का जो प्रश्न है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। तो कथन 1 गलत हो गया, सहकारी अधिकारिता है। आर्टिकल 143 के तहत होती है, सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल तथा अपीली होती है। कथन 2 भी गलत है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 26 पे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो वो है प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 के 1 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षक कर उसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 151 के 2 के अनुसार वह राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधी राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। प्रश्न नंबर आते हैं 27 के ऊपर। इसमें कहा गया कि भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अपॉइंटमेंट होता है, तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत होता है, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत करता है, तो वो करता है प्रेसिडेंट को, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है, तो वो है संविधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है, वो होता है 6 वर्ष, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के 3 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोलते हैं, कि वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद ने CAG के वेतन और सेवा शर्तों से प्रमाणित जो वर्ष 1971 में अधिनियम बनाया था, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो टाइम पीरियड है वो 6 वर्ष का होगा या मैक्सिमम 65 वर्ष होगा, इनमें से जो पहले हो। देखिए 65 और 6 मतलब आप हो गए 58 में बन गए, तो आप मैक्सिमम 65 तक जा सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गड़बड़ हो गया। 58 वर्ष में अगर आप बने हैं तो आप 65 तक का 7 वर्ष रहेंगे, लेकिन नहीं, आपको 6 वर्ष रखा जाएगा। और अगर आप आ गए 60 पे, ठीक है, तो आपको 65 वर्ष रखा जाएगा, तब 6 वर्ष आपका 66 होता है, लेकिन आपको 65 तक रखा जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, उनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये बात सही। उनको राष्ट्रपति पदयुक्त कर सकता है, ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अनुच्छेद 148 के 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की जो अपॉइंटमेंट है उसको राष्ट्रपति की जाती है। कैग की राष्ट्रपति जो होती है पदयुक्त नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिस आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची में प्रावधान 12 के 1 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 148 के 4 के अंश के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन पद हो जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है, तो ऑप्शन नंबर होता है आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 की तरफ। कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य में से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले जो कर्तव्य देखिए आपके सामने है,
तो इसमें एक ही नहीं किया जाता, वो है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना, यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक राजस्व राज्य कोष में जमा हो। अब ये आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आराम से पॉज करके, क्योंकि वही बार रिपीटिशन हो रहा है, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी ऐसे तो। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, देखिए, लोक निधि के फलोत्पादन और आश्रित प्रयोगों को सुरक्षित करने के लिए भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के कार्यकाल का महत्व होता है। पहला, कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। दूसरा, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यवाही परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किया गया प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। और तीसरा, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि संबंधी में कानून का उल्लंघन किया है, ठीक है। और चौथा आपके सामने ये है, तो ऑप्शन नंबर होगा 2 और 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप वापस से जाके 2 और 3 पे देख सकते हैं, 2 और 3 राइट आंसर, मतलब कि सी इज़ द राइट आंसर। 148 के 1 के अनुसार क्या कहा गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का जो सृजन है वो किया जाता है जिसमें संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षक शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है। इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र, अन्य दोनों प्रश्नगत कथन सही नहीं हैं। प्रश्न आते हैं 35 नंबर पे। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? वो संसद की है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी? संसद की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है। संविधान के आर्टिकल 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य एवं शक्तियाँ वर्णित हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है? आर्टिकल नंबर 149, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 की तरफ। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, इसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए, पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, ये अपने आप ही हटता है। जैसे आर्टिकल नंबर 148 के 1 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर या मुद्रा सहित अधिपत्य द्वारा नियुक्ति करेगा उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 124 के 4 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेद पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। आर्टिकल नंबर 39, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की कार्रवाइयों की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। निम्न वर्षों में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रहा गया। तो ये कब से किया गया? सन 1976 में। इसको आप पढ़ लीजिएगा, 1971 में आया था, 1976 में संशोधन हुआ और इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक एवं कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है। CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देता है। यह संशोधन किया गया था 1976 में। अभी हम लोग बात कर ही चुके हैं, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। देखो, केंद्र और राज्य
केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ही जाता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो ये है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है लोक वित्त संरक्षण के रूप में, ठीक है ना। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें वही रिपीटिशन है। गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2020 में आया है, बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक है। तो आर्टिकल 148 में है इसके बारे में, और आप इनको पढ़ सकते हैं पूरा पॉज करके। 1 और 2 को मैच करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैच अगर आप करेंगे तो सबसे पहले करेंगे 3, फिर करेंगे 1, फिर करेंगे 4 और फिर करेंगे 2, ठीक है। तो ये आपका मैचिंग रहेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 आ जाएगा सही। 3, 1, 4, 2 ए विल बी अ राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन के अंतर्गत। लोक वित्त मतलब पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं, और लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। तो देखिए ये था इस वीडियो का एंड, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में आएंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।